आगाज करना चाहेंगे सर का, विकास वैभव सर का। आप आए और अपनी बात प्रस्तुत करें, रखें और हम लोगों को बतलाएं, आश्वस्त करें कि इसी तरह से आपका जुड़ाव हम लोगों से बना रहेगा, इस रोहतास की धरती से बना रहेगा। जी सर। अनेक संस्कृतियों की संगम स्थली, उद्गम स्थली, बिहार के प्राचीन गौरव की स्मरण स्थली, इस महान प्राचीन दुर्ग रोहतासगढ़ को सबसे पहले मैं नमन करता हूं। शाहाबाद महोत्सव के संयोजक अखिलेश जी, शाहाबाद महोत्सव के कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस अधीक्षक आशीष भारती जी, सहायक पुलिस अधीक्षक नवजोत सिमी जी, अपर पुलिस अधीक्षक अभियान, पुलिस परिवार के सदस्यों, उपस्थित अश्विनी जी जो लेट्स इंस्पायर बिहार को पूरे शाहाबाद के चारों जिलों में उसका संयोजन देख रहे हैं, महेंद्र ओझा जी, लव जी, जीएम अंसारी जी, उपस्थित कामता यादव जी, रमेश जी, बहुत लोगों का नाम लेना यहाँ संभव नहीं है, लेकिन जो भावना है उसे मैं व्यक्त करना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को देखकर मन बहुत आनंदित है, प्रफुल्लित है और विशेष रूप से जितने भी इस पहाड़ पर प्राचीन काल से निवास कर रहे हैं हमारे पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करते हुए आज भी विद्यमान है और उसी ज्योति को लेकर वर्तमान को आलोकित कर रहे हैं, उन सभी को भी मैं हृदय से नमन करता हूं। कई बार सोशल मीडिया के माध्यमों से भी मैंने यह साझा किया है कि कैसे जब बहुत छोटा था तो इतिहास ने मुझे प्रेरित किया कि कुछ करना चाहिए। जब बिहार को वर्तमान में देखता एक बच्चे के रूप में, तो दिखता कि जो इतिहास हमारा था उससे हम कहीं ना कहीं बहुत भटकते चले जा रहे हैं। बहुत छोटा था जब पहली बार नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों को देखने गया था और जब मैंने देखा वहाँ पर गाइड बता रहे थे कि पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे, तो मन में बड़ी एक असमंजस की स्थिति दिखी जब उसके उस समय के आसपास के गांवों में रहने वाले विद्यार्थियों की तुलना करता। लगता कुछ न कुछ तो अवश्य ही हम भटक गए हैं, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी अवश्य हुई है, नहीं तो इतने वर्षों में जो चीजें बढ़नी चाहिए थी वो समाप्त कैसे हो गई। उसी समय 8वीं कक्षा में जब था तो पहली बार रोहतासगढ़ किले के ऊपर एक कथा मैंने पढ़ी थी, जयशंकर प्रसाद जी की लिखी हुई ममता इस रोहतासगढ़ दुर्ग के जो प्रभारी थे उनकी पुत्री थी। उस समय उनकी जो व्यथा थी उसको वर्णित करने का प्रयास जयशंकर प्रसाद जी ने तब किया था जब अफगानों का शासन सर्वप्रथम यहाँ स्थापित हुआ था, किस प्रकार दुर्ग पर विजय प्राप्त हुई थी और ममता की जो व्यथा थी उसको उन्होंने व्यक्त किया था। उस समय से ही कहीं ना कहीं एक कल्पनाशील मन में रोहतास बस गया था। बाद में मेरी पोस्टिंग बगल के जिले में एएसपी के रूप में औरंगाबाद में हुई। उस समय चुनाव का समय था 2005 में। औरंगाबाद से नवीनगर अक्सर बैठे हैं लव जी उनके ग्राम से होते हुए जाना होता था और तब जब इस तरफ देखता तो जिस रोहतास किले को मैं बचपन से कभी कल्पना में किया करता था, दूर से मुझे यह प्रतीत होता कि मुझे आमंत्रित कर रहा है, बुला रहा है। समय बीतता गया, किला बुलाता था, लेकिन जब देखता इस ओर तो लगता था कि भय का माहौल निश्चित व्याप्त है, एक वातावरण है। उसके बाद मेरी पोस्टिंग एसपी के रूप में हुई, पटना में रहा, बघा गया। मन में इतिहास की प्रेरणा बचपन से थी जो कहती थी चीज़ों को बदलना चाहिए। मन में एक संकल्प था कि इसमें मेरा योगदान होना चाहिए। जब बघा पहुंचा तो उस समय स्थिति बड़ी विकट थी। अचानक पोस्टिंग हुई थी ऐसे क्षेत्र में जिसको मिनी चंबल कहते थे, एक तरफ नेपाल, एक तरफ उत्तर प्रदेश,
और बिहार। घने जंगल, बड़ा विशाल दियारा, उसमें रहते थे अपराधी जो अपने आप को जंगल पार्टी कहा करते थे। उस क्षेत्र में अपने आप को बिहार सरकार कहा करते थे, अपने नाम से मोहर बनाते थे और लोगों को अपहरण करके लाया करते थे। संकल्प पूरा निश्चित था। पुलिस बहुत सालों से वहां जाती रही थी। ऑपरेशन व्हाइट पैंथर, ब्लैक पैंथर, अलग अलग नाम से अभियान चलते थे। पकड़े भी गए अनेक डकैत, अनेक मारे भी गए, लेकिन समस्या 10 की 10 बनी हुई। उस समय हम लोगों ने भी जब प्रयास शुरू किया तो प्रारंभ में पुलिस का जो एक तय प्रक्रिया होती है उसमें निश्चित है कि पुलिस जाएगी, क्षेत्रों में घूमेगी, गिरफ्तारी करने का प्रयास करेगी। हम लोगों ने भी किया, लेकिन जब क्षेत्र को मैंने समझना शुरू किया तो आर्थिक रीढ़ पर हमला करने के लिए जितने खेत उनके कब्जे में थे उस पर गन्ना कटवाया। लोग धीरे धीरे जब हम प्रभावित हुए तो दबाव में आए। तब जब हम लोगों ने बात करनी शुरू की तो बहुत लोग मानते थे कि यहाँ पर अपराध समाप्त हो ही नहीं सकता, हमेशा अपराध रहेगा। और क्यों कहते थे? इसलिए कहते थे क्योंकि कभी महर्षि वाल्मीकि भी उसी क्षेत्र के माने जाते थे। वाल्मीकि का आश्रम वहीं स्थित था, तो लोग कहते थे वाल्मीकि भी तो पहले रत्नाकर थे, उसी रूप में तब भी अपराध रहता था, तो भला अपराध यहाँ कैसे समाप्त हो सकता है। एक उसी इतिहास को जब एक नई दृष्टिकोण से हम लोगों ने देखा, उनको समझाया कि अगर रत्नाकर रहे होते तो क्या विश्व किसी वाल्मीकि को जानता? कितने रत्नाकर आए होंगे और मिट गए होंगे, भला कौन जानता है, कौन याद रखता है? ऐसे किसी कुकर्मी को जिसकी वजह से लोग परेशान रहे हों, भय व्याप्त रहा हो, कितने समय तक लोग याद करते हैं? जब तक उसका प्रभाव रहता है लोग याद करते हैं, लेकिन जब प्रभाव समाप्त हो जाता है कितने लोग स्मरण रखते हैं? और रखते हैं तो किस दृष्टि से रखते हैं? वहीं जब उन्होंने परिवर्तन का निर्णय लिया, रत्नाकर से वाल्मीकि बन गए, तो पूरे विश्व के लिए श्रद्धेय हो गए। आज भी लोग पूजा करते हैं, स्मरण करते हैं, उस गर्व की अनुभूति होती है जब हम कहते हैं क्षेत्र वाल्मीकि का है। उस प्रकार की बात जो हम लोगों ने उनसे कहना प्रारंभ किया, जिनकी वजह से पूरे क्षेत्र में भय व्याप्त था, उनके परिजनों से संपर्क किया, तो जहां बात शायद अभियान से नहीं चलती, लोगों ने आत्मसमर्पण करना प्रारंभ कर दिया। और उस समय बिहार के सबसे बड़े अपराधी जिस पर सबसे अधिक मुकदमे थे, उन्होंने भी अपने जीवन में परिवर्तन का संकल्प लेते हुए आत्मसमर्पण किया और आज भी उसी बगहा जेल में बंद है। परिवर्तन हो सकता है, यह मैंने बगहा में साक्षात देखा था। उसके बाद मेरी पोस्टिंग रोहतास हुई। रोहतास बचपन से एक इच्छा थी, ऐसा प्रतीत होता था। रोहतास दुर्ग मुझे आमंत्रित कर रहा है, और चूंकि इतिहास से बड़ा गहरा जुड़ाव है, तो बिहार का वह केंद्र जो कभी एक समय में बिहार, बंगाल, आज का बांग्लादेश, उड़ीसा की राजधानी रही हो, और बहुत पुरानी बात नहीं है। उस समय मुगल सम्राट अकबर के समय राजा मान सिंह इसी दुर्ग में रहते थे, इसी प्राचीर से कभी इस पूरे क्षेत्र का संचालन करते थे। उस प्रेरणा केंद्र तो अभी की बात थी, उससे जब प्राचीन जाते हैं तो कल्पना कीजिए कैसे पूर्वज रहे होंगे जिनके मन में परिकल्पना जगी कि करीब 32 किलोमीटर की परिधि वाले इस दुर्ग को स्थापित किया जाए, एक ऐसे पर्वत पर जिसके बारे में जब दुर्ग स्थापित हो गया तो जितने भी मध्यकाल में इतिहासकार आए, चाहे अबुल फजल आए जिन्होंने एन अकबरी लिखी, चाहे फरिश्ता आए, सभी ने इस दुर्ग को अभेद्य बताया। ऐसा दुर्ग जिसे बल से जीता नहीं जा सकता, केवल छल से ही उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, छल से ही जीत सकते हैं। अभी डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी जी इतिहास का स्मरण करा रहे थे, किस प्रकार उरांव नरेश थे, उनसे खरवारों ने जब विजय प्राप्त की, उसमें भी छल का सहयोग किस प्रकार लिया गया, उसकी व्याख्या निश्चित ही लोग करते हैं और उसका स्मरण भी करते हैं। इस दुर्ग को स्थापित करना भी आसान नहीं था, लेकिन कुछ अद्भुत प्रेरणा रही होगी, कुछ अद्भुत ऊर्जा रही होगी जिसने इसको स्थापित किया। और जब स्थापित इस रूप में किया कि जब कोई व्यक्ति इस दुर्ग पर विजय प्राप्त करता तो भारत तक संचालित करने की क्षमता उसमें दर्शित होने लगती थी। वही हमने देखा जब अफगान शासक शेरशाह सूरी, उनके समय अफगानों ने जब इस दुर्ग पर विजय प्राप्त की
तो भारत के सम्राट बनने में समय नहीं लगा, बहुत कम समय में ही। और शेरशाह सूरी इस दुर्ग से इतने प्रेरित हुए, इस दुर्ग को उन्होंने इतना महत्व दिया कि इसी के नाम पर एक और दुर्ग रोहतास स्थापित हो गया, जो झेलम के किनारे आज भी पश्चिमी पंजाब, जिसे आज पाकिस्तान कहते हैं, वहां स्थापित है। और उस दुर्ग को आज भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में हम जानते हैं। तो जब मैं रोहतास आया था, स्थिति बड़ी विकट थी। 2007 में 2 थाने राजपुर और बघेला उन पर आक्रमण हुआ था, कई लोग शहीद हुए थे। उसके पूर्व विक्रमगंज में 2006 के अप्रैल माह में विक्रमगंज के डीएसपी भी शहीद हो चुके थे। बड़ा संघर्ष का वातावरण था, हर जगह भय व्याप्त था। और सबसे जिस क्षेत्र ने प्राचीन काल से पूरे इस बिहार, बंगाल, पूरी पूर्वी भारत को संचालित किया हो, अंधकार में प्रतीत होती थी। जो कभी मुख्य धारा का संचालन किया करती थी, मुख्य धारा से कटी हुई प्रतीत होती थी। जिन आदिवासियों के पूर्वजों ने बड़े गौरव के साथ इस दुर्ग को स्थापित किया और दुनिया को दिशा देते थे, कहीं न कहीं मुख्य धारा से भटककर मुख्य धारा से ही संघर्ष करते हुए दिखते थे। बड़ी पीड़ा होती थी। प्रारंभ में रोहतास की पहाड़ी पर भी अभियान चलाने का प्रयास हुआ। आसान तो था नहीं, सब लोग परिचित हैं कितना कठिन भौगोलिक परिस्थिति यहाँ पर विद्यमान है। तभी तो परिष्ठा ने भी कहा कि दुर्ग अभेद्य है, इसको जीता नहीं जा सकता। और लगभग वही परिस्थिति आज भी है। यदि कोई व्यक्ति इस दुर्ग पर स्थापित हो जाए तो उसे हटाना आसान नहीं है। लेकिन जब प्रेरणा जगती है, इतिहास से जगती है, तो लोगों को जोड़ती है। बड़ी से बड़ी समस्याएं जब संकल्प समक्ष होता है, मिट जाती हैं। लगभग कुछ वैसा ही प्रयास हम लोगों ने तब प्रारंभ किया जब प्रारंभ में अभियान चलते थे, तो जिस गांव में भी पुलिस का जाना होता, लोग दूरी बनाते थे, लोग दूर चले जाते थे। बड़ा अजीब लगता, गांव में जाओ और सब घर के घर खाली हो जाएं, और बड़ा एक अजीब सा वातावरण भय का। भय में पुलिस वाले भी रहते थे और भय में जनता भी रहती थी। उसको कैसे बांटा जाए, कैसे उस सीमा को जो बीच में अवरोध के रूप में प्रस्तुत थी, कैसे मिटाया जाए, इस पर चिंतन प्रारंभ हुआ। बहुत नजदीक सोली गांव है, जहां पर 3 सितंबर 2008 को मुठभेड़ हुई थी। बहुत नजदीक से उस समय मैं भी बचा था। उसके बाद हम लोगों ने एक ऑपरेशन विध्वंस चलाया था, जिसमें था कि भाई पुलिस जाएगी, गांव के हर क्षेत्र में रहेगी, वहां के ग्रामीणों से संवाद स्थापित करने का प्रयास करेगी। उस क्रम में करीब 3-4 दिनों तक 3 अभियान चले, जिसमें पुलिस पार्टी इसी जंगलों में कैंप बनाकर रहती थी। लेकिन तब भी मुझे लगा कि समस्या का समाधान इससे नहीं होगा। 24 सितंबर 2008 को सोली गांव के पास अभी भी लैंडमाइन गाड़ी संभवतः वहीं खंडित अवस्था में विद्यमान होगी, जो बताती है इस क्षेत्र का इतिहास वर्तमान काल में क्या रहा है। लेकिन परिवर्तन करने का संकल्प मन में सुदृढ़ था। मन तय था कि परिवर्तन होना है, माध्यम खोज रहा। और परिवर्तन तब तक संभव नहीं था जब तक लोगों का सहयोग नहीं मिले। तो इस दिशा में 3 दिसंबर 2008 को पहली बार इस क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों से आह्वान करके हम लोगों ने रोहतास ब्लॉक पर आमंत्रित किया, जिसमें बहुत लोग अभी इस सभा में भी उपस्थित हैं। सबसे हम लोगों ने कहा कि आप बड़े प्राचीन क्षेत्र के उत्तराधिकारी हो, बड़े ही यशस्वी पूर्वजों के वंशज हो, ऐसे यशस्वी पूर्वजों के वंशज हो जो 1500 फीट की ऊंचाई पर ऐसे महान कीर्तिमान को रोहतासगढ़ दुर्ग के रूप में स्थापित कर सकते थे। जब पूर्वज इतने महान थे तो निश्चित है वंशजों में भी उसी ऊर्जा का प्रवाह होगा जो कभी इस पूरे क्षेत्र को न केवल प्रेरित करती थी, संचालित करती थी, अपितु उसे पूर्वी भारत के राजधानी के रूप में भी गौरव प्राप्त था। क्यों ना आप चिंता करें, और चिंता जब करते हैं तो चिंता तो कहीं और ले जाएगी। चिंतन करें, क्या कर सकते हैं। हम किसी के शत्रु नहीं, लेकिन हम चाहते हैं क्षेत्र में उसका प्राचीन गौरव पुनः स्थापित हो। जिस क्षेत्र में कभी प्राचीन काल में लोग देखने आते होंगे, बड़े बड़े महोत्सव बनते होंगे, जिस गांव का नाम बबन तालाब इसलिए पड़ा क्योंकि बबन तालाब थे, जिस दुर्ग पे प्राचीन काल में नृत्य हुआ करता होगा, संगीत हुआ करता होगा, इस प्रकार की सभा स्थली यही है जिसमें सैनिकों का संचलन होता होगा।
उसमें इतनी अशांति, इतना भय क्यों है? यदि हमारे पूर्वज इतने यशस्वी थे तो क्या अपने समय में हम थोड़ा भी योगदान नहीं कर सकते जिससे कि परिस्थितियों में परिवर्तन हो? जब बातें हृदय से निकलती हैं, मन से निकलती हैं, तो निश्चित मन को छूती हैं। शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। यदि शुद्ध विचार हो जो मन से निकलती हैं तो निश्चित एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ती हैं। हो सकता है कोई बहुत साहित्यिक बात हो जो समझ में नहीं आए, लेकिन मन की जो बात होगी वो निश्चित मन तक पहुंचती। वही हुआ। हम लोग छोटे छोटे कार्यक्रम, प्रमोद जी बैठे हैं, हम लोग लेके जाते थे, नोहट्टा में भी थे, काराकाट में गए। वंशज अपने आप को मानते हैं, तो क्यों ना हम अपने समय में कुछ योगदान दें जिससे क्षेत्र में जो अशांति का माहौल है समाप्त हो। प्रारंभ में किसी को विश्वास नहीं था कि रोहतास में परिवर्तन हो सकता है। भौगोलिक परिस्थिति इतनी कठिन और इतने समय से पुलिस भी इतने नुकसान को झेलती आई थी कि हतोत्साहित हो चुकी थी। बिल्कुल उस मुद्रा में रहते थे कि किसी तरह बस समय निकलता जाए और चलता जाए। लेकिन जब लोग जुड़ने शुरू हुए, जब छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से हजारों लोग आने लगे, तो एक प्रकार की सीमा मिटने लगी। जिन पुलिसकर्मियों को देखकर कभी लोग सोचते थे कि हमारे शत्रु हैं, हमसे अलग हैं, उन्हें लगने लगा कि हमारे ही अपने अंग हैं, हमारे ही समाज से आते हैं। जब चिंतन होने लगा तो निश्चित ही इस विषय का प्रवाह जरूर हुआ होगा कि जिससे पूरे भारत में जहां भी आज खरवार हो, उरांव हो, उस प्राचीन किले को अपनी तीर्थ स्थली के रूप में, उद्गम स्थली के रूप में मानते हो, क्यों ना उसका प्रभाव पूरे विश्व में उसी प्रकार फैले जैसे कभी प्राचीन काल में था। और था, इतिहास साक्षी। तभी तो परिवर्तन होने लगा और जो लोग थे जो पूरी शांति की प्रक्रिया को बाधित करते थे, उन्हें भी बाध्य होना पड़ा। और एक एक करके जब आत्मसमर्पण की श्रृंखला बनी, तो आज हम सभी साक्षी हैं, गौरवान्वित हैं कि वही रोहतासगढ़ दुर्ग जिसमें कभी प्राचीन काल में प्राचीन महोत्सवों को देखा होगा, आज अखिलेश जी के सौजन्य से, उनकी पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से बहुत सदस्य हैं, उन सभी के सौजन्य से उस प्राचीन गौरव को एक रूप में पुनः स्थापित होते हम शाहबाद महोत्सव के रूप में देख रहे हैं। चूंकि समय वही था, तिथि लगभग 1 वर्ष पूर्व ही हम लोगों ने तय की थी कि 3 दिसंबर 2008 को फिर से पुनः उसी क्षेत्र में उस दिन को हम लोग याद करेंगे, स्मरण करेंगे किस प्रकार इस क्षेत्र में परिवर्तन आया। व्यक्तिगत रूप से 2 उदाहरण मेरे जीवन में बहुत मेरे चिंतन को प्रभावित करते हैं। सर्वप्रथम जो मैंने बात बताई बगहा की, किस प्रकार एक समय जिसको लोग कहते थे मिनी चंबल है, वाल्मीकि के समय से है, लेकिन चीजें परिवर्तित हुई। बगहा फिर भी आसान था, भौगोलिक परिस्थिति इतनी कठिन नहीं थी। बगहा में मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे प्राण पर संकट उपस्थित हो गए होंगे। पूरे वनों में घूमता था, लेकिन जब रोहतास में था तो हर पल ऐसा प्रतीत होता कि कहीं न कहीं कोई संकट उपस्थित है। किसी भी रात कभी चैन से नींद नहीं आई होगी। प्रत्येक संध्या शाम 6 बजे से रात्रि 1-2 बजे तक इसी उधेड़-बुन में रहता था कि पुलिस कहाँ पर है और उग्रवादी दस्ते की गतिविधि कहाँ पर है। लेकिन मन में संकल्प बड़ा सुदृढ़ था कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए, और यह भी मालूम था कि तब तक नहीं हो सकता जब तक लोग जुड़े नहीं अपनी प्राचीन संस्कृति से, विरासत से, और अपनी ऊर्जा को पहचाने नहीं। आज संभव हो सका उस दृश्य को जब साकार देख रहा हूं, तो जिस बात से मैंने प्रारंभ किया, हृदय प्रफुल्लित है, मन बहुत प्रसन्न है और बड़े जोर जोर से कहता है परिवर्तन संभव है। हम जिस चीज को भी जिस रूप में देखते हैं और सोचते हैं कि असंभव है, तो स्वामी विवेकानंद की बात याद आती है कि जब हम कहते हैं कि अंधकार है, तो शायद अपने अंदर समाहित उस असीम ऊर्जा के स्रोत को हम भूल जाते हैं और आंखों पर पट्टी बांधकर कहते हैं बहुत अंधकार है। एक छोटे से प्रकाश की किरण, एक छोटे से माचिस की तीली में भी इतना सामर्थ्य है कि बड़े से बड़े अंधकार में इतनी ज्योति प्रवाहित कर दे, प्रकाशित कर दे कि कुछ जो अभी तक अदृश्य था दर्शित होने लगे। आवश्यकता एक प्रयास की है, और जब प्रयास के साथ संकल्प जुड़ जाए तो परिवर्तन संभव है, परिवर्तन निश्चित है। उसी परिवर्तन को हम देख रहे हैं। अभी मैं आ रहा था रेहल गांव में, बहुत प्रसन्नता हुई देखकर पुस्तकालय, उस गांव में जहां ऐसा भय का वातावरण था,
पहले वहाँ वन विभाग का विश्रामागार हुआ करता था, जिसमें हम स्मरण करते हैं स्वर्गीय संजय कुमार सिंह जी को। वर्ष 2002 में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। उनके भी विचार बड़े नेक थे। इस पूरे वन क्षेत्र में चाहते थे वन संपदा की रक्षा हो। बहुत संघर्ष करते थे, मन में विश्वास था कि गलत नहीं करता हूँ तो मेरा बाल बांका नहीं हो। लेकिन उन्हें भी उस वातावरण में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उस रोहतास में जब परिवर्तन को हम देखते हैं तो जो अभियान लेकर आज पूरे बिहार में अध्यायों को बनाकर मैं प्रयास कर रहा हूं बिहार के युवाओं को प्रेरित करने को, तो कहीं न कहीं उसकी प्रेरणा इसी रोहतास से जगती है। जब इतनी दुष्कर परिस्थिति हो, उसमें परिवर्तन संभव हो, तो क्या नहीं बदल सकता है, साक्षात हम अनुभव कर सकते हैं। रोहतास वो दृष्टि दे सकता है पूरे बिहार में। यदि हम निराश होते हैं तो निराश नहीं होना है, प्रयास करना होगा। बिहार की जब कल्पना करते हैं तो हम क्या करते हैं? जब बिहार की कल्पना करते हैं प्राचीन काल को याद करते हैं। हम लोग तो प्राचीन गौरव की स्मरण स्थली पर विद्यमान है, प्राचीन गौरव के प्रतीक स्थल पर विद्यमान है। इस बिहार की जब कल्पना करते हैं तो क्यों करते हैं? हम स्मरण करते हैं ना कि बिहार ज्ञान की भूमि थी। ज्ञान की भूमि थी क्योंकि पूरे विदेशों से लोग पढ़ने आते थे। अपनी प्राण को संकट में डालकर ठंडे हिमालय के रास्तों से, चीन से चलकर, जापान से चलकर, कोरिया से चलकर, थाईलैंड से चलकर, आज के वियतनाम से चलकर लोग बिहार की ओर आते थे। क्यों आते थे? अगर बिहार के प्राचीन इतिहास पर विचार करें तो इस ज्ञान की परंपरा का प्रारंभ कहाँ हुआ? प्राचीनतम काल में पूरे भारत में, पूरे विश्व में ऋग्वेद को सबसे पुराना पुस्तक माना गया। और वैदिक परंपरा में यदि सबसे उत्कृष्ट किसी भाग को माना गया तो वेदांत को माना जाता है, जहाँ हम कहते हैं वेदों का अंत हो गया। सबसे बड़ी बातें जो भौतिक चीज़ों से हटकर आध्यात्मिक तत्वों के गुर रहस्य तक जाती हैं, वेदांत में जाती हैं। और वेदांत का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था, मिथिला में हुआ था। लेकिन यदि हम सोचें कि वेदांत से जहाँ जन्म हुआ तो निश्चित कोई परंपरा बढ़ती है, तभी बाद में विश्वविद्यालय स्थापित हुए। आज मैं माइक से बात कर पा रहा हूँ, हम लोग इतने सारे तकनीकों का प्रयोग कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि विज्ञान का विकास हुआ, गणित का विकास हुआ। कैसे हुआ? अगर शून्य नहीं होता, जीरो हम नहीं जानते, तो क्या गणित का विकास होता है? हम उन्हीं बड़े नंबर्स में जूझते रहते। जीरो की परिकल्पना कहाँ जगी? बिहार में जगी। ऐसी जब ज्ञान की भावना जहाँ जागृत हुई हो तो निश्चित है शौर्य भी होगा। जहाँ ज्ञान की बात आती है तो व्यक्ति के पास दृष्टि आ जाती है, देखना शुरू करता है, और जब देखता है तो बड़े दृष्टिकोण के साथ देखता है। तभी तो यह संभव हुआ कि जब प्राचीन काल में न मार्ग थे, न प्रौद्योगिकी थी, न संचार के माध्यम थे। आज तो हम यहाँ से बात कर रहे हैं, बहुत लोग फोन में रिकॉर्ड करेंगे, बहुत लोग सुन सकेंगे। किसी अन्य क्षेत्र में जो नहीं जानता होगा, लफ्ज़ जी बता रहे थे, अमेरिका में भी लोग सुन पाते हैं, संचार के माध्यम है, लोग सुनते हैं। लेकिन उस समय रोहतास से अगर किसी को पटना भी जाना होता तो आसान था क्या? कैसे मार्ग रहे होंगे? 3 वर्ष तो बरसात के समय भगवान बुद्ध को भी किसी एक स्थान पर आश्रय लेना पड़ता था, उनका वर्षावास होता था, क्योंकि मार्ग ही नहीं थे। इस पूरे सोन घाटी में तो ऐसी भीषण बाढ़ आती थी जिसमें 3 वर्षों तक, 3 महीने तक वर्ष के लोगों का चलना फिरना बंद हो जाता था। लेकिन उस समय भी जब मार्ग नहीं थे, संचार के माध्यम नहीं थे, जोड़ने वाली प्रौद्योगिकी नहीं थी, हमारे पूर्वजों में सामर्थ्य था जो पूरे विशाल भूखंड में फैले हुए अलग अलग राजाओं को, गणराज्यों को मिलाकर एक अखंड भारत के साम्राज्य की कल्पना कर सकते थे। आसान नहीं था। आसान था क्या? आज एक छोटे से जिले में कहीं उपद्रव होने लगे तो उसको नियंत्रित करने में कितनी कठिनाई होती है हम लोग साक्षात देख चुके हैं। लेकिन पूरे भारत में यदि अलग अलग स्थानों पर उपद्रव होता रहा होगा तो कैसी वह शक्ति रही होगी, कैसा वह सामर्थ्य रहा होगा, कैसी ऊर्जा रही होगी जिसने उसको एकत्रित कर एक प्रबल रूप में स्थापित कर दिया। कैसी उद्यमिता रही होगी जिसने प्राचीन काल में चंपा, राजगृह, रोहतास जैसे कीर्तिमानों को स्थापित किया। क्या बात थी! हम गौरवान्वित होते हैं। हम भी जब पूर्वजों को याद करते हैं बड़े गौरव के साथ कहते हैं कि भाई हमारे पूर्वज ऐसे थे, उन्होंने ये किया। लेकिन यदि वर्तमान में उसका अगर हम वास्तविक में प्रतिनिधि हैं तो हम क्या कर रहे हैं?
यदि हमारे पूर्वज उस समय ऐसा कर सकते थे, जब न मार्ग थे, न प्रौद्योगिकी थी, न संचार के माध्यम थे, तो आज तो इतना कुछ हो चुका है। तो आज हमारा भविष्य कैसा होना चाहिए था? जिस क्षेत्र ने कभी पूरे अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण किया हो, उसका संचालन किया हो, जिसकी सीमाएं आज के भारत से कहीं अधिक हो, बामियान के पार तक हो, पूर्वोत्तर तक हो, दक्षिण तक हो, हिमालय से पार तक हो, उसके वंशज यदि आज चिंतित होते हो तो क्या चिंतन नहीं करना चाहिए? क्या सोचना नहीं चाहिए कि क्या कारण थे कि उस समय हम इस प्रकार के कीर्तिमानों को प्राप्त कर सके? जब चिंतन करते हैं तो पाते हैं कि जो कुछ कारण थे, कुछ तो बड़ी दृष्टि थी, सोच बड़ी थी। बड़ी सोच थी तभी तो वेदांत का दर्शन हो सका। सोच बड़ी थी तभी तो विश्वविद्यालय स्थापित हुए। सोच बड़ी थी तभी तो, जिसकी कल्पना पूरे विश्व ने नहीं की, इस बिहार में गणराज्य की कल्पना हुई, गणतंत्र की कल्पना हुई कि कोई भी व्यक्ति राजा हो सकता है। हर जगह एक संघर्ष चलता था जिसमें जो व्यक्ति विजित होता वो राजा बनेगा, जो राजा बनेगा उसका बेटा ही राजा बनेगा, उत्तराधिकारी उसके वंश का ही होगा। इस प्रकार की परंपरा थी। बिहार में क्या परंपरा बनी? गौरवान्वित होते हैं कि नहीं होता है जब सोचते हैं कि विश्व का पहला गणराज्य हमारे यहाँ स्थापित हुआ। उसी प्रकार जब मगध साम्राज्य की कल्पना कीजिए, मगध साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ? 16 महाजनपदों के रूप में बड़े बड़े शक्ति के केंद्र विकसित हुए थे। पहले तो वैशाली बहुत बड़े शक्ति का केंद्र था, उसका पतन हुआ क्योंकि संघर्ष की भावना मिटती चली गई, बढ़ती चली गई। सहयोग की भावना सभी गणराजाओं में मिटती चली गई। लेकिन मगध के साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, जिसने अखंड भारत को स्थापित कर दिया? यदि चिंतन करेंगे तो पाएंगे वहां भी दृष्टि बड़ी थी। पूरे भारत में जहां एक प्रकार की परंपरा थी कि राजा केवल एक वर्ग का होगा, वर्ग विशेष का होगा, उत्तराधिकारी केवल उसके पुत्र होंगे। गणराज्य की तो बात हमने की, लेकिन जब राजतंत्र की बात करते हैं तो मगध में हम देखते हैं कि हम अपवाद प्रस्तुत करने का सामर्थ्य रखते थे। जब महापद्मनंद जैसे शासक पहली बार सिंहासन पर आरूढ़ हुए तो निश्चित है यदि कहीं और हुए होते तो बड़ी आपत्ति होती, हो नहीं पाते। लेकिन हमारी स्वीकार्यता थी, हमारा विजन था, हमारी दृष्टि थी कि जो सक्षम है वो शासन कर सकता है तो उसका सम्मान होना चाहिए। और महापद्मनंद के रूप में मगध के सम्राट को हम लोगों ने स्वीकार किया। और तभी जब क्षमता को लेकर आप बढ़ेंगे, दृष्टि के साथ बढ़ेंगे, तो कौन रोक सकता है? मगध का संकल्प जब विस्तारित हुआ तो यूनान से चलकर अलेक्जेंडर वो भी आया, उसको लौटना पड़ गया। सेना में खलबली मच गई, 3 दिनों तक शिविर में रहे, लेकिन यूनान से चलकर आए थे, पूरे विश्व को विजय करने की कल्पना लेकर चले थे, उन्हें भी लौटना पड़ा। सामर्थ्य वही है। जैसे रोहतास में हम स्मरण करते हैं हमारे पूर्वज कैसे थे, जो ऐसे कीर्तिमान को स्थापित कर सकते थे, और जो स्मरण करते हैं और देखते हैं वर्तमान में हम क्या योगदान दे सकते हैं, तो परिवर्तन संभव हो जाता है। बिहार के लिए भी अगर हम सोचते हैं कि बिहार का भविष्य उज्जवल हो, क्योंकि बिहार का भविष्य जब उज्जवल होगा तभी हम उस भारत की कल्पना कर सकते हैं जिस भारत को कभी हम विश्व गुरु के रूप में प्रेरित करने की क्षमता वाला देखते हैं, उसकी कल्पना करते हैं और चाहते हैं कि भविष्य में भारत उस रूप में पुनः विश्व में स्थापित हो। तो जिस समय जो प्रेरणा केंद्र था जो पूरे भारत को संचालित करती थी, यदि अपना योगदान देना बंद कर दे तो क्या उस भारत की कल्पना को हम साकार कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो हर बिहार वासी को सोचना होगा क्या दृष्टि थी जिसने बिहार को उस रूप में स्थापित किया था। यदि आज हम देखेंगे तो छोटे छोटे खंडों में बटे जा रहे हैं, सोच छोटी होती जा रही है, लघुवादों में हम ग्रसित होते जा रहे हैं। जिसको देखिए कोई जातिवाद के नाम पर संघर्ष कर रहा है, छोटे छोटे वादों में संघर्ष कर रहा है। कोई कहता है मैं इस समुदाय से आता हूँ, मैं इस संप्रदाय से आता हूँ, अपनी क्या भूमिका होनी चाहिए उसको भूलकर मेरे लिए क्या मिल सकता है, इस स्वार्थ में हम ग्रसित पाए जाते हैं। समाज कैसे बढ़ता है? समाज तो तभी बढ़ता है ना जब सहयोग की भावना हो, लोग मिले, व्यक्ति से व्यक्ति जुड़े, व्यक्ति से समाज जुड़े, समाज से राष्ट्र जुड़े। जब जुड़ाव होता है तभी तो अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण हो सकता है। लेकिन वैसा सहयोग छोड़कर यदि हम संघर्ष करते रहे तो समाज का उत्थान कैसे होगा? यदि हम संघर्ष करते रहते, उग्रवादी पुलिस से लड़ती रहती, तो क्या रोहतास का विकास होता है? आज आइए देखिए कितनी अच्छी रोड बनी हुई है, लेकिन संभावनाएं असीम है। यहाँ तो प्रारंभ हुआ है। अभी हम लोग आ रहे थे रोहतास तो बात कर रहे थे कितना सुंदर पर्यटक रूप में इसको स्थापित किया जा सकता है, अति दर्शनीय। कल्पना कीजिए उस समय हम लोगों ने कल्पना की थी रोपवे की,
उस समय सरकार को हम लोगों ने अवगत कराया था और बाद में रोपवे का प्रस्ताव पारित हुआ, बनना निर्माण बाकी है। एक कल्पना कीजिए इस क्षेत्र की, अगर आप विदेशों में घूमेंगे, अन्य क्षेत्रों में घूमेंगे तो क्या नहीं हो सकता। एक विशाल पर्यटन केंद्र के रूप में, एक विशाल प्रेरणा केंद्र के रूप में, परिवर्तन के संकेतक के रूप में इस क्षेत्र को स्थापित किया जा सकता है। जल के स्रोत की कमी नहीं है, कहाँ स्थापित होना है इस पर विचार होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। जब प्राचीन काल में 10,000 लोग इस दुर्ग में रह सकते थे, तो आधुनिक काल में उससे बड़ी संख्या में लोग स्थापित हो सकते हैं। विरासत को बचाना होगा, प्राकृतिक संपदा को देखना होगा, लेकिन उसके हिसाब से जब हम साथ में प्रकृति के साथ विकास करेंगे तो निश्चित ही ऐसी परिकल्पना सिद्ध हो सकती है कि कोई बहुत बड़ा 5 स्टार होटल इस पहाड़ी क्षेत्र पर स्थापित हो, जो पूरे विश्व भर से पर्यटक आए। अलग अलग प्रकार के एडवेंचर स्पोर्ट्स यहाँ पर हों, पैराग्लाइडिंग हो सकती है, रॉक क्लाइंबिंग हो सकती है, जो पर्यटकों को मूल रूप में आकर्षित करती हैं। अच्छे उद्योग स्थापित हो सकते हैं, अच्छे सॉफ्टवेयर सेंटर स्थापित हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकता? दृष्टि होनी चाहिए। वो दृष्टि हमारे पूर्वजों में थी, तभी उस प्राचीन काल में जो कुछ नहीं था इसको स्थापित कर सकते। ऊर्जा तो आज भी वही है, वंशज उन्हीं के हैं, डीएनए तो वही होगा। ऊर्जा हम लगा कहाँ रहे हैं? यदि ऊर्जा सही दिशा में लगाएंगे तो आप पाएंगे जैसे परिवर्तन को हम लोगों ने कुछ वर्षों में होते देखा, उससे बड़े संकल्पों को हम सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन ऊर्जा अगर हम लगाएंगे लड़ने में, आपस में छोटे छोटे चीजों के बारे में सोचते रहेंगे, बड़ी बात सोचेंगे ही नहीं, तो वही ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, गलत चीजों में लग जाएगी। ऊर्जा का यदि सकारात्मक प्रवाह हो, सही प्रवाह हो, सही दिशा में ऊर्जा लगे तो क्या संभव नहीं है? हर इच्छित कल्पित परिवर्तन संभव है। रोहतासगढ़ उसका प्रतीक रूप में विद्यमान है, बता रहा है बढ़ो, बड़ी सोच लेकर आगे चलो। जो चीजें असंभव लगती हैं वो भी संभव है, यदि मानव का संकल्प जागृत हो जाए, निश्चय जागृत हो जाए, उसके साथ हम अपना योगदान प्रारंभ करें। आवश्यकता समझने की है। जितने लोग यहाँ पर हैं, सुन रहे हैं, निश्चित ही उस प्रेरणा को आप अनुभव भी कर रहे हैं जिसने परिवर्तन को साक्षात होते देखा है। इसका प्रसार कीजिए, अपने आने वाली पीढ़ियों में भी कीजिए, और वर्तमान में जिनसे आप मिलते हैं, जिनसे भी आपका साक्षात्कार होता है, उनको भी बताइए कि हमारे पूर्वजों का चिंतन कैसा था, कैसा चिंतन था जो उस प्राचीन काल में ऐसे कीर्तिमानों को स्थापित कर सके। और यदि आज हम भटकते हैं, चिंता करने लगते हैं, तो चिंता त्याग दीजिए, चिंतन कीजिए, मार्ग स्वतः प्रशस्त होंगे। मिलकर जब बिहार को हम प्रेरित करने लगेंगे तो रोहतासगढ़ में जिस प्रकार से आज हम इस प्रकार का आयोजन देख रहे हैं, कभी किसी ने कल्पना नहीं की कि ऐसा आयोजन यहाँ संभव हो सकता है। लेकिन 26 जनवरी 2009 को जब लोगों का सहयोग मिलने लगा, तो जहाँ काले झंडे लहराते थे, हमारा राष्ट्रीय ध्वज गौरव के साथ वहाँ लहराने लगे। परिवर्तन संभव है, लेकिन परिवर्तन के निमित्त योगदान देना होगा, कुछ ना कुछ तो करना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में, समता के विकास के क्षेत्र में, ताकि लोग आपस में संघर्ष नहीं करें, सहयोग करें। उद्यमिता के क्षेत्र में, ताकि लोग यह नहीं सोचे कि कौन मुझे क्या दे सकता है, यह सोचे कि मैं क्या दे सकता हूँ, मेरा क्या योगदान हो सकता है, किस प्रकार से मैं कोई उद्यम स्थापित कर सकता हूँ, किस प्रकार से मैं कोई जीविका उपार्जन का साधन स्थापित कर सकता हूँ। जो आगे बढ़ चुके हैं, जो सक्षम है, उनको अपने दायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा, उनका मार्गदर्शन करना पड़ेगा जिनको उसकी आवश्यकता है। मिलजुल कर ही एक स्वस्थ समाज, एक समेकित समाज को लेकर हम स्थापित हो सकते हैं, उस रूप में जिसने प्राचीन काल में गौरव प्राप्त कराया। जब प्राचीन काल में कोई बिहार का स्मरण करता होगा, जब सुदूर चीन के किसी गांव में रहता होगा, सोचिए क्या भावना उसके मन में रहती होगी। प्राचीन काल में जब कोई रोहतास दुर्ग की कल्पना करता होगा, सोचता होगा मुझे रोहतास जाना है, किस प्रकार की गौरव की अनुभूति उसमें होती होगी। जो हमारे पुराने प्राचीन खरवार पूर्वज थे, क्या उनके मन में प्रेरणा रही होगी जब उन्होंने इस दुर्ग को स्थापित किया होगा। जो हमारे उरांव पूर्वज थे, जो पूरे भारत में, आज पूरे विश्व में कहीं भी हों, इस कर्म के वृक्षों को पूजते हैं, अपने तीर्थ स्थली के रूप में इस पवित्र क्षेत्र को मानते हैं, क्या प्रेरणा रही होगी। आइए पुनः उस पर चिंतन करते हुए वर्तमान में जहाँ पर हम हैं, इससे बहुत आगे जाना है। रोहतास के भविष्य को और उज्जवल करना है, आलोकित करना है। संभव तभी होगा जब छोटी छोटी चीज़ों से हटेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, देखेंगे कैसे समाज को जोड़कर एक दूसरे को शांति के साथ, चिंतन के साथ, दृष्टि के साथ, बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये संभव तब तक नहीं है जब तक सबका सहयोग नहीं है, सब लोग मिले नहीं, एक सूत्र में बंधे नहीं। इसमें शाहबाद महोत्सव की आयोजन समिति
का भी बहुत विशेष महत्व है। सभी लोगों को उस विरासत से अवगत कराने का जिसको हम लोग भूलते जा रहे हैं। कल अनेक प्रकार के कार्यक्रम और भी आयोजित हैं, जिसमें यहाँ के व्यंजन, यहाँ के शास्त्रीय नृत्य, संगीत, संस्कृति के आयाम, आज बहुत अच्छा लगा। इतिहास पर हम लोग बात कर रहे थे, तो बहुत आगे ले जाने की जरूरत है, क्योंकि चीज़ें जब जोड़ती हैं तो आवश्यकता गोलियों की नहीं होती, बोली मात्र से ही परिवर्तन हो जाता है, जो दिलों को जोड़ती है। अच्छी बोली बोलिए, ऐसी बोली बोलिए जो प्रेरित करे, दिल को छुए। जब छुएगी तो बड़े से बड़ा लक्ष्य हम प्राप्त कर लेंगे। तो इस अवसर पर सभी उपस्थित लोगों को, देवियों को, सज्जनों को जो यहाँ पर आए हैं, उन प्राचीन पूर्वजों के यशस्वी वंशजों को मैं आह्वान करना चाहूँगा कि आइए मिलकर अपने समय में, अपने जीवन काल में कुछ सार्थक योगदान दें, समर्पित करें, अपने क्षेत्र को, अपने राष्ट्र को हम पुनः गौरवान्वित करें। जय हिंद।